हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मैक्सवेल्स का इक्वेशन। मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस को देखेंगे। मैक्सवेल के चारों इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या क्या होता है और मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस को कैसे प्रूफ कर सकते हैं और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो यहाँ पे मैक्सवेल्स का इक्वेशन 1865 में मैक्सवेल द्वारा खोजा गया था। और यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या किया था, जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक स्टैटिक्स पढ़ा है, मैग्नेटिक स्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है, इन तीनों चैप्टर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉस थे उनको 4 इक्वेशंस में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और इन्हीं 4 इक्वेशन से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इन्होंने एक्सप्लेन किया और साथ में आगे जाके इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आसपास हम लोग लाइट देखते हैं, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और भी आपके कई सारे अल्फा रे होती है, गामा रे होती है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन 1865 में आया था। इसमें पहला इक्वेशन है गॉस लॉ इन, पहला इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, जो फ्लक्स होता था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। और थर्ड है आपका यहाँ पे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। और फोर्थ है आपका मैक्सवेल एम्पियर लॉ, मैक्सवेल एम्पियर लॉ। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशन थे किनके, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं। और ये चारों इक्वेशन से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चारों इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि राइट मैक्सवेल 4 इक्वेशन, तो आपको स्टेटमेंट के साथ साथ उनके फॉर्मूले भी दोनों लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लॉ है आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपका यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ई डॉट डी एस वेक्टर, ये आपका किसके बराबर होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यही आपका फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला है। अब चूंकि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म। तो कहीं आपको नाम सुनने को मिल जाए कि इंटीग्रल फॉर्म लिखिए, डिफरेंशियल फॉर्म लिखिए, तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, इसी का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है वो आपका होता है डेल डॉट ई इक्वल टू क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स जो होता है, ये आपको बताता है कि मैग्नेटिक मोनो, जो मैग्नेटिक चार्ज है, ऐसी कोई भी आपकी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और मैग्नेटिक मोनोपोल्स आपके कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप जैसे एक मैग्नेट ले लो, उसमें क्या होता है, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो अगर हम लोग उस मैग्नेट को ब्रेक कर दें, तो फिर से उन दोनों मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल साउथ पोल और इस मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। तो मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसी चीज को एक्सप्लेन करता है सेकंड आपका। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बी डॉट डी एस वेक्टर, बी डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। और डेल डॉट बी की वैल्यू, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में
इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म। अब ये इसको इंटीग्रल फॉर्म, इसको हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो लॉज हैं वो आपको किसी भी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना बताते हैं, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, E इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, जिसको लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl के भी बराबर लिखते हैं, E डॉट dl वेक्टर के भी बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो डेल क्रॉस E इक्वल टू आपका होता है माइनस डेल बी बाई डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म दोनों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फोर्थ है मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ, और मैक्सवेल एम्पियर लॉ में इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एम्पियर मैक्सवेल का जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग पढ़ते हैं, तो उस एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था, इसलिए इसको मैक्सवेल एम्पियर लॉ बोलते हैं। तो मैक्सवेल एम्पियर लॉ में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है वो आपका म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से देखा था, लेकिन जब इसको मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई कर लिया तो ये इसका आप क्या लिख सकते हैं, आईसी प्लस आईडी, दो फॉर्म में इसको यहाँ पे एक और करंट है यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आईडी की जो वैल्यू होती है वो आपकी किसके बराबर होती है, आईडी की जो वैल्यू होती है यहाँ पे यहाँ पे डी फाइव बाई एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी के बराबर होती है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एक ही डायरेक्शन में हो तो जो आपका यहाँ पे फ्लक्स होगा वो E इंटू ए से लिखा जा सकता है। अब E इंटू ए को यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल E बाई डेल टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, और ए को अगर इस साइड लेके आ जाएंगे तो आईडी की वैल्यू आईडी बाई ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई, अब चूंकि इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिखते हैं डेल ई बाई डेल टी, तो यहाँ से इस यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया जो होता है डेंसिटी के बराबर होता है, तो इसको जेडी वेक्टर से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू डेल ई वेक्टर बाई डेल टी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग आईडी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट आपको वेक्टर है, और यहाँ पे जो जेडी है इसको करंट आपका करंट डेंसिटी, आपका करंट डेंसिटी या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग क्या लिखें, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो आप इसको लिखोगे डेल क्रॉस बी इक्वल टू, ये आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आपका जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डी वेक्टर होता है, जो डी वेक्टर होता है इसको एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के बराबर लिखते हैं। अब जी ये डी वेक्टर क्या होता है, एच वेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आपको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो डी वेक्टर को एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर यहाँ पहले से ही है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेल डी वेक्टर बाई डेल टी हो जाएगा। ठीक है, तो जे डी जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वेक्टर होता है वो इसके बराबर होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, इन चारों फॉर्मूले जो जो हमने अभी तक देखा उन सभी फॉर्मूलों को अगर एक जगह लिखें तो हमको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। एक आपका जो आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है, फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ के बाद ये आपका क्या है, मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है। इसी तरीके से ये आपका पहला डिफरेंशियल फॉर्म में, ये इधर आपका पूरा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म के बाद होता है डी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के बराबर होता है। और एक और फॉर्मूला होता है बी वेक्टर को हम लोग म्यू नॉट एच वेक्टर के रूप में लिखते हैं।
ठीक है, बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो यही सारा फॉर्मूला यहाँ पे अगर रख के देखेंगे तो चार इक्वेशन हमारे, यही इक्वेशन एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर को डी वेक्टर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला इसी तरीके से देखो, बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डेल वेक्टर डॉट म्यू नॉट एच वेक्टर इक्वल टू 0। तो म्यू नॉट को उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो डेल डॉट एच इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। थर्ड है, अगर यहाँ पे देखें इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका डेल क्रॉस ई, यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू म्यू नॉट एच रख दीजिए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस म्यू नॉट यहाँ पे डेल एच वेक्टर बाय डेल टी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे डेल क्रॉस बी है, डेल क्रॉस बी वेक्टर को यहाँ पे आप क्या करिए, जेडी की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पीछे बताया था ना कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वेक्टर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल डी वेक्टर बाय डेल टी के बराबर होता है। और डी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे या डेल डी बाई डेल टी के रूप में हमने यहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, तो यही फॉर्म आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसी डिफरेंशियल फॉर्म को इस तरीके से भी दिखाया जाता है। अब एक एक टर्म यहाँ पे क्या है, अब देखो ये आपका E जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बी वेक्टर आपका क्या है, यह आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। और यहाँ पे J क्या है, ये आपका करंट डेंसिटी है, कंडक्शन करंट डेंसिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपका कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। जे वेक्टर ये हो गया, जेडी वेक्टर आपका क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। इसी तरीके से अगर हम लोग म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसी तरीके से सारे टर्म को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाई जो है आपका फ्लक्स है, ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो यही सारा टर्म हमने इसको इस फॉर्म में भी, मैक्सवेल के चारों इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हमने देख लिया कि मैक्सवेल के चार इक्वेशन कौन कौन से होते हैं और इसको हम लोग कैसे हमने लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाँ एक और बात, और यहाँ पे देखिए इसी चीज को अब यहाँ पे डी वेक्टर को जैसे हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के बराबर लिखा था, तो अब ये कैसे आया है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जब आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन जो हमारा है, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप भी बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र वन टाइम पेमेंट करना है, कितना, 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है, 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है। और यहाँ से आपको यहाँ पे इस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब इस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे 20% का यहाँ पे और भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस समय ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे DNS 20 कूपन कोड अप्लाई करिए, 20% का और भी डिस्काउंट हो जाएगा और ये सारे क्लासेस के फीचर मिलेंगे। कोई भी डाउट आपको होता है तो इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पे अगर आप आते हैं, YouTube चैनल पे आपकी कई क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। तो YouTube क्लासेस में देखिए, अगर आपको पिछले क्लासेस आपको देखने हैं तो आप क्या करिए,
यहाँ पे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम पे चले जाइए, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम पे चले जाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के एक चैनल पे आ जाइए, इस चैनल पे आ जाइए और यहाँ पे आप आएंगे होम पे, आप यहाँ पे होंगे और होम से आप इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आइएगा। जब इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो भी सब्जेक्ट आपका है वो सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं और इस समय यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ तो थर्ड सेमेस्टर में आप आएंगे, थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट यूनिट में कुछ क्लासेस पढ़ाई हैं, सेकेंड यूनिट में आपके कुछ क्लासेस गई हैं, इसी तरीके से थर्ड यूनिट की क्लासेस और भी आने वाली हैं, ठीक है, अपलोड हो जाएंगी कुछ दिनों में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कई क्लासेस ले चुके हैं, ये भी वीडियो आप देख लीजिए। और बाकी एप्लीकेशन पे जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट यूनिट का देखो, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में 1 2 3 और यहाँ पे 4 लेक्चर मैंने लिया हुआ है, लेकिन जब आप हमारे एप्लीकेशन पे देखोगे वहां पे आपको कम से कम 10-12 क्लासेस मिलेगी एक यूनिट की, ठीक है। तो वहां पे और ज्यादा डिटेल में वहां पे पढ़ाया गया है। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे बैचेस में जुड़ जाइए और वहां से आप लोग अच्छे से स्टडी यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस से पहले हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे सारे जो आपके मैक्सवेल इक्वेशन अभी हमने बताया इसको हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म से प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन आपसे क्या कहता है कि जो आपका यहाँ पे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फ्लक्स होता है वो आपका यहाँ पे E डॉट ds वेक्टर ये किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ करना है, ये सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। अब इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग चार्ज को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रो dv के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चार्ज है ये जो Q है इसको रो dv के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपको क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हुई है। अब देखिए यहाँ पे Q को इसके बराबर अगर हम लोग लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds वेक्टर आपका पहले से ही था, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं और इस Q के जगह यहाँ पे ये पूरा हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज की वैल्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dv के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे रो dv के बराबर हो गया। अब इस वाले पार्ट को अगर हम किसी तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे फार्मूला होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट E dv के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला टर्म यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई dv और यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर था और रो dv आपका यहाँ पे था, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से सेम इंटीग्रल है तो इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आपका डिफरेंशियल फॉर्म प्रूफ हो गया पहले का कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये आपका क्या है, पहले इक्वेशन का प्रूफ, मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है।
ये कौन सा प्रूफ है? इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म वाला प्रूफ है। अब यही आपका प्रूफ किससे किया जाता है? डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म में भी आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन यहां से अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता रहेगा, आपको ये प्रूफ करना रहेगा, तो ठीक इसी स्टेप का ठीक उल्टा स्टेप कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म का भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का देखो प्रूफ करते हैं, बिल्कुल इजी है। मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिखा था हमने अभी पीछे? सेकेंड इक्वेशन को लिखा था कि क्लोज आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये सरफेस इंटीग्रल है तो डायरेक्टली इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें लगाते हैं तो ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस ये किस में चेंज हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर और यहाँ पे डीवी। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 के बराबर थी तो इसकी भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। तो और इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इधर 0 है, तो इधर भी आप इंटीग्रल लगाओगे तो ये आपका बिल्कुल वैल्यू, या इंटीग्रल को इस साइड लेके जाओगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल डॉट बी इक्वल टू आपका ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल फॉर्म इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। अब देखो डिफरेंशियल कहीं कहीं आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म को प्रूफ करके दिखाइए। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर इसको यहाँ पे क्या करना है? वॉल्यूम इंटीग्रल में, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है। सरफेस इंटीग्रल से फिर वॉल्यूम इंटीग्रल में पहले लिखिएगा, फिर इससे कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने इसका डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म कैसे प्रूव करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन सा देख रहे हैं? इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन देखो कैसे प्रूव करेंगे। मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। अब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। तो E को हम लोग किसके बराबर लिख रहे थे? लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl वेक्टर। इसको हम लोग कैसे लिख पा रहे थे? यहाँ पे माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे B डॉट डी एस के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्लक्स जो आए, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ पे रख दें। अब ये फॉर्मूला जब यहाँ पे रखेंगे तो इधर इस वाले टर्म को बस हम लोग देखेंगे, ई डॉट डीएल को बस हम लोग देखेंगे। ई डॉट डीएल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे माइनस पहले से ही है, डी बाई डी टी आपका बाहर रहेगा और फाई की वैल्यू हम लोग अंदर रख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? सरफेस बी डॉट डी एस वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, डी बाई डी टी को जब अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि जो बी वेक्टर होता है ये आपका स्पेस टाइम दोनों का कोऑर्डिनेट होता है। जो बी वेक्टर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डी बाई डी टी को डायरेक्टली अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल बी बाई डेल टी के बराबर हो जाएगा इंटू डी एस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर आपका क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल वेक्टर है। अब हम किसी भी तरीके से इसको सरफेस इंटीग्रल में अगर चेंज कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास रूल है स्टोक्स कर्ल थ्योरम। कौन सा है थ्योरम? स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या बताता है? किसी भी क्लोज लाइन इंटीग्रल को हम लोग किसमें? ओपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ई डॉट क्लोज्ड ई डॉट डीएल वेक्टर को आप कर्ल लगा के सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस ई, यहाँ पे डेल क्रॉस ई हो जाएगा और यहाँ पे डीएस वेक्टर हो जाएगा। अब ये अगर टर्म इसके बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये टर्म देखो ये साइड दोनों बराबर है तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे
सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई आपका किसके बराबर हो जाएगा, डीएस वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस, सॉरी यहाँ पे क्या था, माइनस डेल बी बाई डेल टी डीएस वेक्टर था। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों तरफ से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म निकल के आ गया, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैक्सवेल के तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे, तीन इक्वेशन को अच्छे से यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। अब देखो इसी तरीके से अगर मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को प्रूव देखें, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, अब देखो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे जो होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था। तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या प्रूफ कर, हमको मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन प्रूफ करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये कौन सा लॉ है, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं मैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। और यहाँ पे जब इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया तो इसका नाम क्या बदल जाएगा, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे करंट, और यहाँ पे करंट को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे करंट डेंसिटी के रूप में क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी के रूप में यहाँ पे J डॉट ds वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसको, करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, J डॉट ds वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B डॉट ds वेक्टर, और ये आपका म्यू नॉट बाहर हो जाएगा, और ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, J डॉट ds वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग स्टोक्स कर्ल थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपसे क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लाइन इंटीग्रल को ओपन सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे b डॉट ds वेक्टर को, b डॉट dl वेक्टर को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल क्रॉस b, यहाँ पे ds वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये साइड आपस में बराबर है, तो इसकी जगह या b डॉट ds वेक्टर, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds वेक्टर की जगह हम लोग क्या रख दें, इस वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस b ds वेक्टर इक्वल टू आपका, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, म्यू नॉट J डॉट ds वेक्टर। ये आपका सरफेस इंटीग्रल। अब देखो दोनों साइड से सरफेस इंटीग्रल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया फॉर्मूला, डेल क्रॉस b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट J वेक्टर आ गया। ठीक है, और यही जो इक्वेशन आपका आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो इक्वेशन निकल के आया है ये किसके लिए आया है, स्टेडी केस के लिए है। जब आपका स्टेडी केस के लिए, जब कोई भी फील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा है, तब उस केस में आपका डेल क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर आती है, म्यू नॉट जे के बराबर आती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक सर्कुलर लूप बनाता है। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट है, देखो ये मैग्नेट है, इसमें साउथ है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी यहाँ पे, एक मिनट, डायरेक्शन आपका यहाँ से निकलता है, ये इस प्रकार से डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म कर रही है, एक क्लोज लूप को फॉर्म कर रही है। और हमने बताया था कि जो कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो कर्ल किसको बारे में बताता है, किसी के रोटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, रोटेशन के बारे में बताता है। तो यहाँ से ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए म्यू नॉट जे वेक्टर निकल के आता है वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने प्रूफ भी करवाया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सवेल ने क्या किया, इसको टाइम वेरिंग, यहाँ पे जो जे वेक्टर है इसको एक और यहाँ पे
अगर इसका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालें, देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ डाइवर्जेंस, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप डाइवर्जेंस ले लें, दोनों साइड आप डाइवर्जेंस ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट को बाहर कर लेंगे और ये डेल डॉट जे वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लेता हूं और कर्ल किसी वेक्टर का आप कर्ल निकाल रहे हैं और उसका साथ ही में डाइवर्जेंस आप अगर निकाल दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, किसके, डाइवर्जेंस और कर्ल के प्रॉपर्टीज में। तो ये वैल्यू आपकी जीरो के बराबर होती है, तो यहाँ पे म्यू नॉट डेल डॉट जे, ये तो डेल डॉट जे जो होता है कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो होता है स्टेडी केस के लिए वो आपका जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका स्टेडी केस में है, मतलब जब आपका स्टेडी केस है, स्टेडी करंट डेंसिटी का आपका कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा, करंट आपका क्या हो जाएगा, हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जे हर जगह कांस्टेंट रहेगा और इसकी वजह से चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये कौन से केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड के लिए अगर बात करें, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है वो डेल डॉट जे वेक्टर और प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो के बराबर आती है, सॉरी हाँ, इक्वल टू आपका जीरो के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल डॉट जे डी होता है, जे डी वेक्टर होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल डॉट जे डी आपका यहाँ पे आ गया, डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग क्या करें, डेल डॉट जे की वैल्यू अगर देखें यहाँ से तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे रहता है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे डेल डॉट जे की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस डेल रो बाय डेल टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस डेल रो बाय डेल टी लिखते हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा है कि यहाँ पे डेल डॉट जे की वैल्यू आप इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर देखें, अगर यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या किया था, इस इक्वेशन में एक और करंट आपका ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था, करंट डेंसिटी को यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब देखो डेल क्रॉस बी में अगर हम लोग देखें, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस जे डी, आपका जे डी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है, जे डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड, अब देखो यहाँ पे मैक्सवेल ने क्या कर दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म था, ये क्या था, स्टेडी केस में जो एम्पियर सर्किटल लॉ का जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म था, इसमें एक और करंट डेंसिटी जोड़ दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ डाइवर्जेंस लूं, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, दोनों साइड अगर डाइवर्जेंस लेंगे तो ये आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट डेल डॉट जे और यहाँ पे डेल डॉट जे डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेल डॉट जे डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब ये वैल्यू म्यू नॉट को इस साइड लेके आएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल डॉट जे वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, डेल डॉट यहाँ पे जे डी वेक्टर जो होगा माइनस डेल डॉट जे के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इस पे माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे इसको इस साइड लेके जाओगे और डेल डॉट जेडी को इस साइड भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि डेल डॉट जे को क्या लिखा गया है, डेल रो बाय डेल टी, तो इसको हम लोग माइनस डेल रो बाय डेल टी भी लिख सकते हैं ना।
डेल रो बाई डेल टी, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल डॉट जे डी वेक्टर इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन जो कि डी के फॉर्म में है, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे इसको हम लोग डेल डॉट डी, जो रो है इसको हम लोग डेल डॉट डी के बराबर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, रो को डेल डॉट डी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल वेक्टर डॉट जेडी वेक्टर, और यहाँ पे डेल रो का आपका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डेल बाय डेल टी, और जो रो था इसको हम लोग क्या लिखे थे, डेल डॉट डी वेक्टर के बराबर लिखे थे। ठीक है, डेल डॉट डी वेक्टर के बराबर लिखे थे। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डेल डॉट जेडी वेक्टर, और यहाँ पे डाइवर्जेंस को बाहर लेके आएंगे और इस डिफरेंशियल को इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डॉट डेल डी वेक्टर बाय डेल टी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड से जो डाइवर्जेंस है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेडी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डी वेक्टर बाय डेल टी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, डेल क्रॉस बी, क्या फॉर्मूला आ गया, डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला, अब देखो जे प्लस जेडी वेक्टर था म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस जेडी वेक्टर, जेडी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे क्या आया, डेल डी वेक्टर बाय डेल टी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रूफ होके आ गया, जो आपका मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसको मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों इक्वेशंस को आपको प्रूफ करके आना है। चलिए बात कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। हाँ, इससे पहले आपको एक एक इक्वेशन का देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो ये इक्वेशन हमको क्या क्या चीजें बताती है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन जो होता है हमको किन किन चीजों के बारे में बताता है। तो पहला है कि ये स्टेडी स्टेट इक्वेशन होता है, जहां पे चार्ज आपके रेस्ट पे रहते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन बनाया गया है। साथ ही साथ आपका अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द फ्लक्स ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से सारे इक्वेशन जो इक्वेशन हमने पीछे बताए हैं, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक पोल कभी भी किसी मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशंस में। तो यहाँ पे आप फिजिकल सिग्निफिकेंस आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे आएगा। ठीक है, तो रिटन क्वेश्चन की बात करते हैं। रिटन क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है तो किस तरीके से पूछता है, और ये जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहला पूछ देगा राइट फोर मैक्सवेल इक्वेशन, राइट फोर मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब देखिए मैक्सवेल्स के इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है, और ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में अगर पूछ दे, ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो केवल चार इक्वेशंस का फॉर्मूला बताना है। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में अगर आपसे पूछा जाए, शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हर एक इक्वेशन का आपको क्या बताना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे आपको दिखाया था, देखो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से देखो स्टेटमेंट लिखना है और इसका फॉर्मूला लिखना है, चारों इक्वेशन का इसी फॉर्म में फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे बोल देगा कि राइट डिफाइन, यहाँ पे देखो ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस को डिफाइन करिए, मतलब जो भी इक्वेशंस आपको बताए गए हैं उनको लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे दे देगा स्टेट एंड या प्रूफ ऑल द फोर इक्वेशन, ऑल द फोर इक्वेशन, फोर
इक्वेशन। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, ये आपका लॉन्ग में पूछता है ना, तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो देखो यहाँ पे बताया तो नहीं है कि डिफरेंशियल फॉर्म में प्रूव करिए या इंटीग्रल फॉर्म में प्रूव करिए, ये आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो आप किसी भी मेथड से इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म जो मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया उससे चारों इक्वेशन को प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एमसीक्यू क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं, बस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला दे देगा आपका मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे दे देगा मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इज मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन डैश कर देगा और यहाँ पे चार ऑप्शन देगा, डेल डॉट बी इक्वल टू यहाँ पे म्यू नॉट जे वेक्टर, सेकेंड डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन दे देगा डेल डॉट बी आपका यहाँ पे रो के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन दे देगा डेल डॉट बी इक्वल टू यहाँ पे जे डी वेक्टर या डेल डी वेक्टर बाय डेल टी वेक्टर। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना रहेगा कौन सा इक्वेशन आपका मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन को दिखाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू पूछेगा। सेकंड आपका है, अगर इसी तरीके से मैक्सवेल्स के आपका मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पूछ देगा। मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे आपको पूछ देगा मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इज यहाँ पे डैश दे देगा और इसी तरीके से चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ए आपका दे देगा यहाँ पे मैक्सवेल्स मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, इस तरीके से एक ऑप्शन आपका रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चार ऑप्शन रहेंगे। अब इसी तरीके से और आपसे पूछ देगा, थर्ड आपको क्वेश्चन दे देगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का द वैल्यू या फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, या आपको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ यह दे देगा डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, आपको चार ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे दे देगा आईडी जो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। आईडी की वैल्यू क्या होती है, आईडी की वैल्यू 0 होती है। आईडी की वैल्यू यहाँ पे डी फाई बाई डी टी के बराबर होती है। आईडी की वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ कैपिटल आई लिखिए या स्मॉल आईडी से भी दिखा सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से, आज के इस लेक्चर में जितने टॉपिक मैंने बढ़ाया उससे ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे जल्दी आप लोग यहाँ पे बैचेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आपके स्टार्ट ऑलरेडी चल रही हैं, तो जल्दी आप लोग डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो जाइए। अभी इस समय अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे अगर लॉगिन करेंगे तो अगर आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है या थर्ड सेमेस्टर के, तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने पहले आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो उससे पहले ही आपको फ्री में फर्स्ट यूनिट पूरा फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से आप देख के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यही था आज के क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।